गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, थैंक यू। लास्ट लेक्चर में हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने काफ़ी उसको सहयोग दिया, काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब किए, कमेंट किए। आपका सब्सक्राइब और कमेंट हमारे लिए एक एनर्जी है, वो हमें एक और अजीब तरीके का मोटिवेशन पावर देता है कि नहीं, और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सामग्री, मटेरियल्स अपनी इस लेक्चर के थ्रू अवेलेबल करा दें। चैप्टर तो बहुत सारे बच्चे लगातार पढ़ते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आया सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। दैट्स ऑल, दिस इज नॉट अ बेस्ट मेथड फॉर इम्प्रूवमेंट आवर सेल्फ्स। हम लोगों को स्वयं को बढ़ाने के लिए ये कोई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ट्रैक नहीं है। हम देखेंगे आज का टॉपिक है, जैसा कि हमने पीछे टाइप्स ऑफ सेट और सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर कह लें, उसमें हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने बेसिक पढ़ा था, ठीक है। आज फिर हम देखेंगे सेट थ्योरी का अगला भाग, सेट सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेट थ्योरी का स्टार्टअप हो जाता है। एक बार फिर आपको बता दें कि आखिर ये सेट थ्योरी जो जिन्होंने देखा है हमारा पिछला लेक्चर उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर ये सेट थ्योरी नामक प्राणी आया कहाँ से। ये हैं मिस्टर जॉर्ज कैंटर। इन्हीं की देन है जो आप सेट थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग 2 दिन से, एक दिन बेसिक पढ़े और एक दिन सेट थ्योरी में हमने सेट के टाइप को पढ़ा कि कितने तरीके के सेट्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। और सेट के रिप्रेजेंटेशन को हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में कि सेट को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसके बाद टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर और रोस्टर को ही हम बोलते हैं, सेम होता है। टेबुलर कह लें या कोई रोस्टर कहता है, कोई टेबुलर कहता है। तो एक फॉर्म ये हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और आपको डिस्क्रिप्टिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स। अब जनरली हम बात कर रहे हैं कि सेट थ्योरी के सेट सिंबल्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सेट सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, या डायरेक्ट आप अब सेकेंड टर्म में लग गए, फर्स्ट टर्म आपने पढ़ा नहीं, स्कूल लेट खुले, आप स्कूल लेट गए, कोचिंग अवेलेबल नहीं हुआ कोविड पेंडेमिक में, अच्छा टीचर नहीं मिले, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। टीचर मिल रहे हैं तो घर में पैसे नहीं है कि हम कोचिंग जा सकें, तो बहुत सारे बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। तो डियर, घबराने वाली कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, बट आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो हम देखते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और हम बता दें कि जिन्होंने भी इस कोविड पेंडेमिक में, जिनके भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डल है और ज़्यादा पीछे है, ज़्यादा बैक में है आपका सिलेबस, अगर उसको कवर करना है तो कहा जाता है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो प्लीज़ आप साइंस के लिए डायरेक्टली केवल साइंस के लिए अगर आपको विजिट करना है, साइंस के लेक्चर्स को आपको चाहिए, आपके बेसिस, आपके इन्वायरमेंटल, आपकी थिंकिंग स्किल्स के बेसिस पर बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर लाखों करोड़ों वीडियोस एक एक दिन में अपलोड करते हैं। मैंने ये नहीं रखता कि हम कितने को पढ़ें, मैंने ये रखता है कि हमारी तरह का कौन है। हमारी जो थिंकिंग स्किल्स हैं, हमने 2 सालों से ढंग से अभी स्कूल नहीं गए, ढंग से हमारी कोचिंगें नहीं चली, 8th के बाद 9th 10th तो पता ही नहीं चला सर कैसे निकल गया। 9th तक हमने पढ़ा, 10th तो ऐसे ही निकल गया, 11th में भी 7-8 महीने ऐसे ही लॉकडाउन में चले गए, स्कूल खुले ही नहीं, कोचिंग क्लासेस खुली नहीं।
तो डियर, आपके थिंकिंग स्किल्स के बेसिस पर अगर देखें तो प्लीज़ आप हमारे अल्टरनेट चैनल पर विजिट कर सकते हैं। गोल्डन रेशियो क्लासेस रन बाय नीरज पंडित। उम्मीद करूंगा कि जैसी आपके इन्वायरमेंटल में जो आपका स्किल्स होगा, आपके स्किल्स के बेसिस पर जो कि आपको समझने में प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली जैसा भी हो, आपके समझने में काफ़ी बेहतर लगे, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सब्सक्राइब शेयर कीजिए, आप उस वहाँ से अपने नॉलेज को गेन कीजिए। बाकी मैथ्स के लिए तो मैं हूँ। थैंक यू। तो अब चलते हैं, ज़्यादा सीधी बात, नो बकवास। देखते हैं सेट सिंबल्स कौन कौन से हैं। एक इंटरसेक्शन ये है, एक ये हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद आपको डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। ऐसे ना देखकर इसको हम सीधा लिख दें, डिफरेंस इसको कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कंप्लीमेंट हो गया, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ए सी भी लिखते हैं, ठीक। इसके बाद आपको सबसेट हो गया, नॉट सबसेट हो गया, एलिमेंट हो गया, नॉट एलिमेंट हो गया। पहले तो हम इतना देखेंगे, ठीक है। बाकी यूनिवर्सल सेट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाई के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, नल सेट या एम्प्टी सेट या उसको वर्ड सेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसमें यूनियन की बात करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन की बात करेंगे। यूनियन है क्या? इसको हम कहते हैं यूनियन। इसका मीन्स होता है सम्मिलन। यूनियन मीन्स सम्मिलन। सम्मिलन का मीन्स क्या होता है? सबको मिलाकर। ध्यान दें, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, प्लीज कम ऑन, इसको बोलते हैं सबको मिलाकर। मीन्स एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, इसका वेन डायग्राम आप देख लेंगे, अभी आपको मिल जाए, थोड़ा सा देखिए, स्टिकर्स के थ्रू पढ़ाएंगे आपको, नो मेंशन। अगर सेट ए है 1 2 3 4 5 एंड सेट बी है 5 6 7 8 9 10, सेट ए 1 2 3 4 5, सेट बी 5 6 7 8 9 10। अब हमें इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन की अगर हम बात करें तो लिखेंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में हमने क्या बोला कि सबको मिलाकर, यानी ए के भी सारे एलिमेंट हो जाएंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट हो जाएंगे, यानी ये दो परिवारों की रिश्तेदारी हो गई। आपके दो परिवारों की रिश्तेदारी हो गई, दोनों परिवार एक हो गए। कौन कौन से आगे भाई इस फैमिली में? भैया के ससुराल पक्ष के लोग, 1 2 3 4 5। अब 5 कॉमन है। 5 क्या है? कॉमन है दोनों में। मतलब भाभी कभी वो मायके की थी, अब वो हमारे घर की हो गई। कॉमन, कम टू द पॉइंट, नो मस्ती। 1 2 3 4 5, तो भाई ये प्राणी जो है ये दोनों में, ये दो नहीं है, ये एक ही है, तो हम इसको एक ही बार डिनोट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और बाकी इनके फैमिली मेंबर हो गए। कौन कौन? 6 7 8 9 10। यही है आपका यूनियन। क्लियर? और अब देखेंगे हम इंटरसेक्शन। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन मीन्स सर्वनिष्ठ, सभी में निष्ठा। अब यहां पर आप बताइए कि दोनों परिवारों में सबसे ज्यादा निष्ठावान कौन होगा? भाई जो भाभी आई है आपकी, वही तो होगी।
आपके घर में है तो पूरे ससुराल की जिम्मेदारी, मैके में गई तो मम्मी पापा की जिम्मेदारी। तो सबसे ज़्यादा निष्ठावान कौन हुआ? नंबर 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें तो दोनों में क्या कॉमन है? 5। यानी सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं? जो सभी में मिले, यानी जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में मिले वो इंटरसेक्शन होता है। अगर कुछ ना मिले, कोई है ही नहीं देखने वाला, तो कुछ ना मिले, कहते हैं ना कुछ कुछ होता है, कुछ ना मिले तो फाई। फाई मीन्स एम्प्टी सेट, नल सेट, अ वायर्ड सेट। क्लियर? अब हम देखेंगे इसमें अगला जहां तक मैं समझ रहा हूं समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में ना आए, अगर कहीं से कोई टॉपिक अगर रह जाए तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। अब देख रहे हैं डिफरेंस, इसको हम कहेंगे डिफरेंस। डिफरेंस की अगर हम बात करें, दो सेट दिए गए हैं, ए माइनस बी फाइंड करना, बी माइनस ए फाइंड करना। मीन्स क्या? इसका मीन्स समझना है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, इसका हमें मीन्स समझना है कि ए माइनस बी क्या है। यानी ए में से हम बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेट थ्योरी का ये थ्योरी है, सिद्धांत है कि सेट ए के जो एलिमेंट बी में हैं, इसमें क्या लिखना है आपको? सेट ए के जो भी एलिमेंट सेट बी में है, उन्हें नहीं लिखकर, उन्हें नहीं लिखना है। याद रखना है, रिस्ट्रिक्शन लग रहा है यहां, उन्हें नहीं लिखना। और सेट ए के बाकी एलिमेंट्स जो भी बच गए, और सेट ए के बाकी एलिमेंट को हमें लिखना है, बाकी एलिमेंट को लिखना है। सपोज ठीक इसी तरीके से जब बी में से ए को माइनस करेंगे तो सेट बी का जो एलिमेंट ए में होगा वो हटा देंगे, यानी इंटरसेक्शन वाला टर्म्स हटा देंगे। मीन्स क्या हुआ? इंटरसेक्शन वाला टर्म्स हटा देंगे और ए के जो बच जाएंगे उसको लिखेंगे, यहाँ सेट बी के जो बचेंगे उसको लिखेंगे। यानी कॉमनली इन अदर वेज we can say that we have only mention those elements which are not common in both sets। क्लियर? लाइक्स अगर हमने सेट ए का वैल्यू दे दिया, समझिए यहां 1 2 3 4 5, और सेट बी का क्या था? ए माइनस बी फाइंड कर रहे हैं। सेट बी का वैल्यू क्या था? 5 6 7 8 9 10। अब a माइनस बी फाइंड करना है, तो दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है? 5। हम 5 को रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? फिर a का जो b का क्या बच रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें a में से घटाना है, b में से नहीं, a में से घटाना है। तो a का जो भी एलिमेंट बच गया 1 2 3 4। अगर हम यही कह दें कि हम फाइंड कर रहे हैं b माइनस ए, तो क्या हो गया?
5 हट गया, बी के बाकी एलिमेंट को लिखेंगे, ए का क्या बच रहा है उससे मायने नहीं है, यानी क्या हो जाएगा ये 6 7 8 9 10। क्लियर? ये था आपको डिफरेंस। अब इसी के बेसिस पर आगे हम देखेंगे सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। समझ में आ रहा है? सब्ट्रैक्शन में केवल इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हम माइनस करते हैं, बाकी जो जिसमें से माइनस करना है उसको हम, जो बच गया उसके एलिमेंट्स उसको हम जेव कहते हैं। नोट डाउन। अब हम देखेंगे इसमें, जैसा कि अभी हमने बताया डिफरेंसेस हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इसमें कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम जनरली हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट का नोटिफिकेशन होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ऐसे लिख लीजिए, या a टू द पावर c, यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो कंप्लीमेंट के लिए क्या करना होता है कि हम इसमें भी हमें डिफरेंस ही देखना होता है। क्या देखना होता है? डिफरेंस। और डिफरेंस किसका देखना होता है? जिसका भी, जिस सेट का भी कंप्लीमेंट निकालना होता है उसको हम यू में से माइनस करते हैं। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। जब ये दो सेट का रिलेशन होता है, हम इस कंडीशन में तो हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी, लेकिन जब ये ऑलरेडी एक सेट को नोटिफाई करता है, सेट के बारे में बताता है, तो इसको हम कहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ सेट दिया गया है तो इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। और अभी जैसा कि हमने बताया कि यूनिवर्सल सेट जहाँ भी होगा तो ये जितने भी सेट होंगे वो सारे इससे इंक्लूड होंगे, जैसा कि अभी हमने यूनिवर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो यूनिवर्सल सेट, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। यू में से हम गिवन सेट को हम माइनस करते हैं, गिवन सेट। लाइक्स अगर हमने दे दिया डियर कि अगर u इक्वल टू, यानी यूनिवर्सल सेट का वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10। सेट A क्या है? 2 4 6 8 10, यानी वेल डिफाइंड है। फर्स्ट फाइव इवन नंबर, सेट बी 1 3 5 7 9। चलिए एक और सेट बना देते हैं, सेट सी भी हम ले लिए इसमें, सेट सी। टू सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मीन्स क्या हो गया? कैसे वेल डिफाइंड है? ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ओनली वन इवन प्राइम नंबर। क्लियर? अब सपोज हमें फाइंड करना है सेट ऑफ कंप्लीमेंट ए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस करेंगे। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं यूनिवर्सल सेट में? 2 4 6 8 10। तो हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के सारे एलिमेंट को हटा देंगे और जो भी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट बचेगा उसको हम नोटिफाई कर देंगे। तो अगर हमने इसमें 2 4 6 8 10 ये माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया? 1 3 5 7 एंड 9। और जनरली देखें तो पूछ दिया जाता है कि आप प्रूफ करें कि ये सेट बी है, सेट बी है। अगर आपको दे दिया गया कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी फाइंड करें, क्या करेंगे हम? ए माइनस बी मीन्स क्या हो गया? बी को माइनस करना है, यानी 1 3 5 7 9 को छोड़ करके बाकी सारे लिख देने हैं। तो 1 छोड़ दिए, क्या बच गया? 2 4 6 8 10, यानी सेट ए।
कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी अगर फाइंड करना है तो क्या किए, 2 को छोड़ दिए, बाकी सारा हमने फाइंड कर दिया। क्या बच गया, 1 3 5 7 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। अगर कह दिया गया कि बी माइनस सी को फाइंड करें, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले बी माइनस सी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड किए, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी की अगर हम बात करें तो बी में से सी कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो बी माइनस सी कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ कंप्लीमेंट बी बचेगा, 1 3 5 7 9। और सेम अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो सेम कंडीशन आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब आपको कह दिया कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट फाइंड करें। ए इंटरसेक्शन सी क्या है, तो ए और सी में क्या मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है, यानी 2 का कंप्लीमेंट मीन्स क्या हुआ कि हमें यूनिवर्सल सेट में से किसको हटाना है, 2 हटाना है। क्या बच गया, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से कोई भी रिलेशन दिया जा सकता है, 2 सेट के बारे में, 3 सेट के बारे में, 4 सेट के बारे में। हो सकता है कि पूरे के पूरे माइनस हो जाए, यूनियन अगर निकाल देते हैं तो पता लगता है कि वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो क्या करेंगे, जब कोई बात नहीं, 2 - 2 क्या होता है, 0। अगर कोई सेट इन्वर्सल के इक्वल है तो इन्वर्स से इन्वर्स माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। लेकिन सेट थ्योरी में तो हम 0 लिखते नहीं है, क्या लिखेंगे हम, 5। क्लियर। एनी प्रॉब्लम। अगर इतनी चीजें आपके समझ में आ गई तो प्लीज 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 कमेंट करें। आज की क्लासेस इतनी ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम सबसेट और वर्ड्स प्रॉब्लम। सबसेट और वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट टॉपिक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का आपको समय और लगेगा, टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर गिवन टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये लेक्चर मेरा काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आशा करता हूँ कि आप अपना ढेर सारा प्यार हमें देंगे, जिससे कि हमें और एनर्जी मिल सके और हम और मोटिवेट होकर आपके लिए सरल से सरल लैंग्वेज में, इजी से इजी भाषा में, आपके लिए और समझने वाले लैंग्वेजेस में आपके लिए हम और अवेलेबल करा सकें अपने लेक्चर्स में बहुत सारे मटेरियल्स, जो कि इजी से इजीली आप उसको समझ सकें और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। बाकी अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ प्रेस आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। बाकी जहाँ तक साइंस की बात है तो मैंने पहले भी बताया है कि आप उसके लिए हमारा दूसरे अल्टरनेट चैनल गोल्डन रेशियो क्लासेस रन बाय मिस्टर नीरज पंडित के चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वहाँ भी बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और साइंस के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अपने लेक्चर को सुन सकते हैं, और अपने नॉलेज को बिना किसी सेपरेशन के, बिना किसी हेडेक के आप अपने हम देखेंगे आगे सबसेट। सबसेट का साइन है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक स्कूल के अंदर, अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर आपके स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेज हैं तो वो क्लासेज आपके स्कूल की सबसेट है।
आपका स्कूल जो है क्लास का सुपरसेट है। लाइक बॉस का मैंने जिक्र किया था, क्लियर। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके लिए। जनरली हम सेट के बारे में ध्यान रखेंगे कि किसी भी, सपोज मान लीजिए इसको हम कहते हैं सबसेट। हिंदी की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे उपसमुच्चय। अगर सेट ए का वैल्यू है ए और बी, यानी सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए और बी, तो क्या सेट ए के सबसेट कितने होंगे। क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी सबसेट, हाउ मेनी सबसेट, कितने सबसेट्स बनेंगे। तो अगर सेट ए के एलिमेंट ए और बी हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर देखें तो एन इक्वल टू कितना है, कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो अगर सबसेट को हम फाइंड करना हो बिना निकाले तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसेट का मैक्सिमाइज जो नंबर होता है वो होता है 2 का पावर n, यानी 2 का पावर 2 हो गया तो कितना हो गया, ये कितने सबसेट बनेंगे इसके सबसेट बनेंगे 4। अगर हम यही और आगे बढ़ा दें, अगर सेट बी के एलिमेंट्स ए ई आई है, ये ई आई, तो यहाँ पर अगर n की बात करें तो n इक्वल टू कितना है, 2। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 का पावर 3, यानी कितने बन गए, 8। तो ये तो हो गया बिना फाइंड किए किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे उसकी जानकारी निकालनी। अब आपको फाइंड करना है कि इसके सबसेट कौन कौन से होंगे। तो 2 चीज़ें आपको इसमें कॉमनली याद रखना है। नंबर फर्स्ट, 5 इज द सबसेट, 5 इज द सबसेट, 5 is the subset of every set, 5 is the subset of every set, or second, every set is the subset of itself, is the subset of itself। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो हम अगर इसके बेसिस पर लिखना शुरू करें तो बूंद बूंद छोटे छोटे टुकड़ों में चलेंगे, तब जाकर हम इसके सबसेट को फाइंड कर पाएंगे। अगर डियर एक साथ हम चाहें कि 4 के 4 पता कर लें तो इट इज़ इम्पॉसिबल एंड इट इज़ मैक्सिमाइज प्रोबेबिलिटी फॉर योर मिस्टेक इन योर एग्जामिनेशन। अगर आप जल्दबाजी करते हो, आप ट्रिक यूज नहीं करते, तो सीधी सी बात है आपकी एग्जामिनेशन में, या एग्जामिनेशन छोड़िए, आपको इस क्वेश्चंस को करने में जो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी कि वो कहीं ना कहीं गलत हो जाए, आप इस लेवल तक पहुंच ही ना सकें कि उसके कितने बनेंगे। सपोज अगर हमें इसका सबसेट लिखना है, यानी क्या लिखना है, सबसेट ऑफ ए, क्या लिखना है, सबसेट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 5। 5 मीन्स 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 का मतलब हो गया कि खाली, कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले उसमें एक एक कंकड़ डालेंगे, यानी एक एक टुकड़ा, यानी 5 के बाद ए ले लिए, फिर बी को मेंशन कर दिए, सिंगल सिंगल सेट सारे खत्म हो गए। अब कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट्स इसका सिंगल नहीं बचा। अब क्या करेंगे भाई, हमारे पास तो 1 2 3 ही हुआ, तो फोर्थ का भी ऑप्शन तो है, एक एक हो गया। इसके बाद 2 का सेट है तो 2 भी तो हो सकते हैं, क्योंकि लिख रखे हैं एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी सभी सेट अपना स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यानी हमारा लास्ट क्या हो गया, ए बी, 4 हो गए टोटल। सेम वही कंडीशन है, ए ई आई का अगर फाइंड करना है, सबसेट ऑफ सेट बी अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से शुरू किए, इसके बाद हमने क्या लिया, सिंगल सिंगल लिया, एलिमेंट्स जो भी है उसको मेंशन कर दिए, ए ई
आई, अब भी सिंगल सिंगल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, डबल डबल करेंगे। खाली था, खाली से एक एक हुआ, एक एक से दो दो हुआ, तो अब डबल करेंगे तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। आप ध्यान रखेंगे, हमें हमेशा राइट की ओर बढ़ना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। सफलता तभी मिलेगी जब हम अपने पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मीन्स कहने का मतलब कि पहले हम जो पेयरिंग करेंगे, सबसे पहले ए के साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो ए के साथ किसकी पेयरिंग हो गई, आपकी ई की पेयरिंग हो गई। ए के साथ फिर आई की पेयरिंग हो गई। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, ए ई दिख गया लिख दो, ए आई ई आई लिख दो, फिर अब लास्ट में ए ई आई लिख दो। पता लगा कि 8 तक में अब सर्च करते रहेंगे कौन से कम हो गए, गलत हो जाएगा। तो ए के साथ आपका एलिमेंट्स क्लियर हो गया। अब ए के साथ तो कुछ बचा नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे, ई के साथ पेयर करेंगे। तो ई के साथ किसको हमने पेयर किया, ई के साथ आई को, क्योंकि हमें राइट बढ़ना है, लेफ्ट नहीं बढ़ना। ई के साथ ए करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ए ई है, ये तो इक्वल हो गया, यानी सेम चीज़ें आपने लिख दी, तो ई आई हो गया। अब कोई एलिमेंट नहीं है, आई के साथ इधर कोई एलिमेंट नहीं है, राइट में कोई नहीं है, तो उसका भी खत्म। अब देख लेते हैं, चेक करते हैं कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। हमें चाहिए कितने, 8, तो दो दो के हुए, तो बॉस तीसरा भी तो हो सकता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए ई आई, बन गया 8। इस तरीके से अब एक फॉर्मूला है, अगर हम देखें यहाँ पर ए सेट कितना है, 2 एलिमेंट्स, एन इक्वल टू है, तो हम इसको और क्या डिनोट कर सकते हैं, एन ए इक्वल टू 2, एन ए इक्वल टू 2। अच्छा, ये जो सारे सेट हैं, अभी टाइप्स ऑफ सेट में आपने पढ़ा था कि कंप्लीट सेट ऑफ सबसेट्स, अगर इन सभी को अगर हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक एलिमेंट की तरफ शो कर दिया, तो इसी को हम बोलते हैं पावर सेट। आपने पढ़ा होगा, रिकलेक्ट कीजिए। अगर सारे सबसेट को हम एक किसी सेट के फॉर्म में अगर हम शो कर दें, तो क्या हो जाएगा, पावर सेट, यानी पावर सेट में 2 का पावर n। क्लियर। अब हम देख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इक्वल टू 2। यहाँ बी के एलिमेंट कितने हैं, 3, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एन बी इक्वल टू 3। अच्छा, अगर हम ए यूनियन बी यही से निकालना शुरू कर दें, अगर ए इक्वल टू ए बी है और बी इक्वल टू क्या है, ए ई आई है, तो अगर ए यूनियन बी हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यूनियन में हम कलेक्ट कीजिए, यूनियन में हमने पढ़ा था ए जो मिले उसे भी और न मिले उसे भी, यानी सबको मिलाकर, तो क्या हो गया आपका ए बी। अब ए तो कॉमन है, ई बच गया, आई बच गया। अगर इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में मिले, लाइक्स हमारा ए दोनों में कॉमन है, अभी आपने पढ़ा था, तो क्या बन गया, इसमें ए बन गया। कुछ ना मिले तो 5 होता है। तो डियर, अब एक फॉर्मूले याद रख लो जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए होता है। एक फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और ये ध्यान रखें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है। चेक कर ले, ये फॉर्मूले हैं कि एन ए यूनियन बी का वैल्यू होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब चेक करते हैं, यहाँ पर ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है, तो हमारे पास क्या है, एन ए का वैल्यू क्या है, 2 है। बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है। ए यूनियन बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है। ए इंटरसेक्शन बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है। चेक कर ले, एन ए का वैल्यू क्या है, एन ए का वैल्यू है 2, एन बी का वैल्यू क्या है 3, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है 1, 2 3 5 माइनस 1।
2 + 3 - 5 यानी 5 - 1 = 4। और 4 किसका वैल्यू है? एन यूनियन बी है या नहीं है? एन यूनियन बी हो गया 4, यानी ये एक फॉर्मूला है। जनरली आपको दे सकता है एग्जाम्स में, आपके चैप्टर्स में भी है, लास्ट में आप देख लीजिएगा। यूनियन किसको नोटिफाई करता है? यानी ग्रुप को फाई करता है, ग्रुप को नोटिफिकेशन देता है, ये ग्रुप बताता है। जैसे 70 व्यक्तियों के समूह में, यानी इन ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, तो 70 क्या हो गया? यूनियन हो गया। अब दे दिया कि 10 हिंदी बोल सकते हैं, यानी NA, यानी हिंदी को हम सेट बना दें तो H से बनाएंगे, H फॉर हिंदी, तो NH हो गया 10। 20 इंग्लिश बोलते हैं, NE 20। और इंटरसेक्शन नोटिफाई करता है बोथ, बोथ का मतलब दोनों। बस यही इसमें कॉमन सेंस लगाना है। जहाँ ग्रुप होगा वो यूनियन होगा, जहाँ बोथ होगा वो इंटरसेक्शन होगा। क्लियर? अब देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट कर देता है। अब पूछ देगा कि ओनली हिंदी निकालें। हिंदी तो समझ में आ रहा है, NH, लेकिन अगर ओनली हिंदी कह दिया तो क्या करेंगे? ओनली कॉफी कह दिया तो क्या करेंगे? ओनली कॉफी का मतलब केवल कॉफी, चाय से इनको मतलब भी नहीं है। तो जहां पर ओनली आएगा उस सेट में से हम इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं। यानी ओनली हिंदी का मतलब क्या हो गया? हिंदी माइनस बोध, H इंटरसेक्शन E। चाय और कॉफी दे दिया, ओनली कॉफी कह दिया तो ओनली कॉफी, तो कॉफी माइनस बोध, यानी इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन T। इंग्लिश और मैथ्स, ओनली इंग्लिश तो इंग्लिश माइनस इंटरसेक्शन, ओनली मैथ मैथमेटिक्स माइनस इंटरसेक्शन। बाकी आपके फॉर्मूले यही हो। फिनिश होते हैं ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आज का लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर लगता है कि आपको इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारा ये लेक्चर, हमारा ये प्रयास सराहनीय है, तो प्लीज़ 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 आप अपना प्यार देना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो उससे हमें तुरंत पता चलता है। हम आपके द्वारा दिए गए कमेंट को पढ़ते हैं, उसको हम भी लाइक करते हैं, रिप्लाई करते हैं। अगर इस तरीके से अगर आप हमें एक पावर देते हैं, कहने का मतलब हमारे लिए मोटिवेशनल पावर होता है। देयर इज नो कॉस्ट फॉर watching this video, but I think you want to join with us in a long talk and wanted to improve your knowledge. Please like, subscribe, and press the channel.